You are currently the only person in this conference. हेलो। हेलो जतिन सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग अनिरुद्ध, कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ सर। ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारे यहाँ तो। हाँ, इधर भी काफी ज्यादा हो गई है। लगता है पहाड़ों में बर्फबारी ज़्यादा हो रही है। हाँ। अब की बार ठंडी मतलब बहुत स्टार्ट हो गई है, लगातार वैसे ही बनी रही, मतलब पिछली। अनिरुद्ध, आपकी आवाज कट रही है। मैं करता हूँ जस्ट 1 मिनट। तो ये प्रॉब्लम्स। You are currently the only person in this conference. हेलो जतिन सर, आवाज़ आ रही है हमारी अब? हाँ, आ थोड़ा रही सा, है। हाँ थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम करे आज, क्योंकि मेरा जो जियो फाइबर है वो आई थिंक वो डिस्कनेक्ट अपने मोबाइल के नेटवर्क से कनेक्ट हो, और वो एयरटेल का है। सो सही वो भी चलता है, बट हो सकता है थोड़ा सा है, तो मुझे बताना अगर कुछ ग्लिच ज़्यादा हो रहा हो तो। ठीक है, ठीक है। ओके, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, आप बताना विजिबल हो हम्म। आपको। तो आज हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे आज S3 की, और कुछ S3 के प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो हम्म। मैं चाहता हूँ पहले ड्राइव ओपन कर लेता हूँ जहाँ पर हमने चीज़ें थोड़ा सा डिस्कस किया था। सो यहाँ पर क्या है कि हमने जो डिस्कशन किया था वो S3 पे अब आते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी सारी चीज़ें कवर अप है, और S3 के बारे में डिस्कस करते हैं और उसका प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ओके। सिंपल स्टोरेज सर्विसेज ये एजेंडा है इसका, और इसमें हम इसी के बारे में बात करेंगे। इट्स कॉल्ड सिंपल स्टोरेज सर्विसेज, इसको S3 भी बोला जा सकता है। एंड इट इज़ वेरी सिंपल, एक बहुत ही स्टैंडर्ड और सिंपल वेब इंटरफेस देता है, जिसका यूज करके आप डेटा इसमें अपलोड कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। व्हाट एवर द एक्शंस यू वांट टू परफॉर्म, दैट इज अवेलेबल, यू कैन डू। कंट्रोल्स एक्सेस लेवल पर आपका रहेगा, आप जहां पर डेटा एक्सेस इनेबल करोगे उतना ही डेटा एक्सेस इनेबल्ड होगा, ठीक है। एंड ओके। सर्विस इंटरफेस, और आप इसको मल्टीपल AWS सर्विसेज के साथ यूज कर सकते हो। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक एप्लीकेशन है जो बहुत सारा डेटा जनरेट करती है, हम्म। और ये डेटा जनरेट जो होता है वो किसी एप्लीकेशंस के थ्रू हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस रहता है। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए वो डेली 10-15 GB 20 GB का डेटा जनरेट कर रहा है और उसको आप EC2 में सेव करके बहुत टाइम तक रख सकते हैं, क्योंकि ये EC2 में अपनी एक लिमिट है। उस लिमिट के बाद वहां पर डेटा आप नहीं रख सकते। एंड वहां पर जो भी राइट। डेटा होगा उसको रखने के लिए कॉस्ट भी ज्यादा देनी पड़ेगी, कॉस्टली भी होगा। डेटा को लॉन्ग टर्म के लिए आर्काइव भी नहीं रख सकते उसमें, क्योंकि जो भी रखेंगे वो एज इट इज पड़ा रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा, उसी तरीके से वर्क करेगा। तो ये भी चीजें हैं जो इसके अंदर अवेलेबल है। एडवांटेज क्या है? बकेट क्रिएट करते हैं, दैट इज वेरी सिंपल। डेटा को उस बकेट में स्टोर करते हैं, उस डेटा को आप डाउनलोड कर सकते हो, परमिशन भी आप मेंटेन कर सकते हो, एंड वेरी स्टैंडर्ड इंटरफेस आपको मिलता है। ट्रांसफर एक्सीलरेशन स्पेशल ऑप्शंस देता है, जहां पर डेटा आपको बहुत फास्ट ट्रांसफर करना होता है। तो ये एक दूसरा लिंक देता है जिसके थ्रू आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर है? ये सारी चीजें राइट। हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। बकेट का कॉन्सेप्ट क्या है? इट्स सिंपल, जैसे आप अपने घर पे कोई बकेट रखते हैं ना, उसमें फिर कुछ स्टोर करते रहते हैं, वैसे ही कॉन्सेप्ट इसका है।
बट हम्म बकेट जो है वो यूनिक होगा। यूनिक इन द सेंस किस नेम पर, कि जो भी AWS S3 को यूज कर रहा होगा और जिस भी नेम से उसने बकेट बना लिया, कोई दूसरा उसी सेम नेम का बकेट नहीं बना सकता। इसका मेन अच्छा, वो रीजन क्या यूनिक है? होगा। हाँ, इसका मेन रीजन ये है कि हर एक ऑब्जेक्ट का ये आपको यूनिक URL देता है एंड वो यूनिक URL पब्लिकली एक्सेसिबल भी होते हैं इंटरनेट पे। तो वो डेटा को सेपरेट करने का एक तरीका हो गया कि वो यूनिक बकेट रहेगा तो यूनिक डेटा सब में जाएगा एंड मेंटेन करने में आसान हो जाता है AWS को भी, क्योंकि उसको अलग अलग डिवाइसेस नहीं मेंटेन करनी है। जस्ट एक ओके। अच्छा खासा डिवाइस जो भी लगाया इन्होंने वहां पर इनको ये मेंटेन करना है, बट अलग अलग चीजें नहीं मेंटेन करनी पड़ रही है। तो ये है जो कि एंड फोल्डर स्ट्रक्चर भी बिल्कुल बहुत स्टैंडर्ड है, फॉलो किया जा सकता है। नेम, बकेट के नेम की बात करोगे 3 to 63 कैरेक्टर्स का हो सकता है। ओनली स्मॉल लेटर्स, डॉट एंड हाइफन आप यूज कर सकते हो, इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर से अलाउ नहीं करता है। ठीक है, ओके। तो कुछ रूल्स हैं जो बकेट के नेम में आपको फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट की यूनिक होना चाहिए एंड डोंट वरी, एक भी चीजें आप गलत करोगे तो वो बकेट का नेम लेगा ही नहीं। अगर यूनिक नेम पहले से बकेट बना रहेगा तब भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। एंड दूसरा कि अगर वो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स में ऐड ऑन कर रहे हो, बकेट के नेम में कुछ ऐसा दे रहे हो कि जो स्टैंडर्ड नहीं है, वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो चीजें की उस चीजों के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, वो सारी चीजें वो क्रिएट ही नहीं करने देगा। ठीक है, ओके। इस बकेट में फिर आप ऑब्जेक्ट को अपलोड करते हो। दैट्स वेरी सिंपल वे, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक साथ बहुत ढेर सारे ऑब्जेक्ट ले जा सकते हो, 1 by 1 अपलोड कर सकते हो। कोई फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर दोगे तो वो फोल्डर का नेम भी क्रिएट कर लेगा और उसको उस हायरार्की में भी अपलोड कर देगा। मान लीजिए फोल्डर के अंदर फोल्डर बना है तो उस हायरार्की में भी अपलोड कर देगा। बकेट की जो ऑब्जेक्ट की साइज होता है 1 बाइट से लेके 5 टेराबाइट तक का होता है। ठीक है, और अच्छा। ऑब्जेक्ट्स जो इसमें आप अपलोड करते हो वो डिफरेंट स्टोरेज क्लास में अपलोड होता है। और अभी इसके बारे में बताएंगे कि डिफरेंट स्टोरेज क्लास क्या होता है। ये सारी चीजें हैं, तो चलते हैं S3 में और हम चीजें करके देखते हैं, ज्यादा आसान होगा, समझना भी वहां से भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ से आप नॉर्मली चले आइए, यहाँ पे आप क्लिक करिए, S3 सर्च करिए तो आपको दिख जाएगा। या फिर अगर यहाँ से जाना है तो आप इसमें जाइए, स्टोरेज में जाइए, इसके स्टोरेज में जाइए और स्टोरेज में आपको S3 मिल जाएगा। तो S3 से आप चले, तो मैं S3 पे आ गया। ठीक है, तो कुछ बकेट्स हमने बना रखी होंगी, तो देखेंगे कुछ बकेट्स यहाँ पर बनी हुई हैं। एक बकेट और क्रिएट करते हैं, एक बकेट क्रिएट करते हैं। बकेट अभी इन्होंने 2 ऑप्शंस दे रखे हैं बकेट क्रिएट करने के लिए, एक जनरल पर्पस, एक डायरेक्टरी बकेट क्रिएट होता है। जहां अच्छा। पर लो लेटेंसी आपको चाहिए, बहुत ही लो लेटेंसी, जिसको बहुत मतलब बहुत कम टाइम में एक्सेस करना है, उसको आप यूज कर सकते हो डायरेक्टरी बकेट क्रिएशन में। बट ध्यान रहे, यहाँ पर डेटा की आपके एक ही कॉपी बनती है और एक ही जोन में होता है, which provide अच्छा। faster ओके। processing of data within a single availability zone। जो कि अभी रिसेंटली कुछ टाइम से इन्होंने ये ऑप्शंस देना स्टार्ट किया, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ S3 जाना जाता है अपनी जनरल पर्पस बकेट के लिए। क्योंकि यहाँ पे डेटा की एक कॉपी बनती है, यहाँ पर डेटा की मल्टीपल कॉपीज बनती है, तो ज्यादा सिक्योर ये है डिजास्टर सिचुएशंस। बकेट का नेम आपको देना है, बकेट का नेम कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे मैं AK Labs 101 दे दिया हमने नेम। ठीक है, तो ये हमने बकेट का नेम दे दिया। अगर मान लीजिए मैं इस बकेट में कुछ गड़बड़ करता हूँ और अब यहाँ पे हमने एक स्पेशल कैरेक्टर यूज, मतलब कैप्स लेटर यूज कर लिया, तो देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई गलत है, अभी ये सही हो गया। या फिर मैं कोई डॉट यहाँ पे यूज कर लेता हूँ तब भी गलत है, कोई डॉट आगे यूज कर लेता हूँ तब भी गलत है, ये साइन आगे यूज कर लेता हूँ तब भी गलत है। ठीक है, ये साइन बाद में यूज कर लेता हूँ तब भी गलत है, हाइफन। ठीक है, एंड इसके अलावा आप ये जो स्टार्टिंग होना चाहिए वह तो या तो किसी कैरेक्टर या तो किसी न्यूमेरिक से स्टार्ट होना चाहिए, कैरेक्टर A to अच्छा, Z अनिरुद्ध, स्मॉल। एक क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन है। ये जो हाँ, बकेट टाइप आपको 2 कैटेगरीज दिखा रहा है, जनरल पर्पस और डायरेक्टरी, इज इट रीजन स्पेसिफिक? बकेट जो होता है, देखो डेटा तो आपका क्रिएट होता है रीजन में ही, लेकिन S3 जो देता है आपको सारे इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे दे देता है। तो मतलब ये नहीं कह सकते कि मैं इस रीजन में हूं और इसी रीजन की बकेट देखेंगी।
S3 सर्विस नहीं में नहीं, बकेट आप, मेरा क्वेश्चन मैं डिफरेंट था। मैं आ रहा हूँ, वहां पर भी आ रहा हूँ, मैं वहां पर भी आ रहा हूँ। ओके। अब बात अभी समझिए, ये जो जनरल पर्पस बकेट है, पहले मैं जनरल पर्पस की बात करता हूँ। पहले तो S3 रीजन स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन डेटा जो आपका स्टोर होता है वो रीजन में ही स्टोर होता है। ये मत सोचिएगा कि डेटा यूएस या मतलब कहीं पर भी स्टोर हो जा रहा है, नो। जो रीजन यहाँ पर आपको दिख रहा है उसी रीजन में ये बकेट क्रिएट होगा और डेटा यहाँ पर स्टोर होगा। बट अगर आप चाहते हो कि ये बकेट किसी दूसरे रीजन में क्रिएट हो जाए तो यहाँ से चेंज करके आप दूसरे रीजन में क्रिएट कर सकते हैं। बट AWS के डैशबोर्ड पर आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि एक बकेट ओहायो का है, जैसे कि मैं जस्ट आ जाता हूँ तभी आप देखो एक बकेट नॉर्थ वर्जीनिया में, एक एशिया पैसिफिक मुंबई में बना है, देखो इस तरीके से बना हुआ है। तो मैं तो हूँ नॉर्थ वर्जीनिया में, लेकिन मुझे मुंबई की बकेट दिख रहा है। तो कहने का हमारे मतलब है क्रिएट कहीं पर भी हो, लेकिन वो एक ही डैशबोर्ड के थ्रू दिखेगा। रही बात डायरेक्टरी बकेट्स की, डायरेक्टरी बकेट्स रीजन स्पेसिफिक के अलावा जोन स्पेसिफिक भी होते हैं, ये समझना आप बात को। दिखेंगे भले यहाँ पर आपको, लेकिन वो रीजन स्पेसिफिक के अलावा जोन स्पेसिफिक भी है। डेटा यहाँ पर मसला डेटा स्टोर करने का है, और डेटा स्टोर कहाँ पे होना है ये पॉइंट ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, मतलब ये पॉइंट ज्यादा वैलिड है, ठीक है। तो मतलब ये नहीं होगा कि डायरेक्टरी बकेट यहाँ पे क्रिएट होगी और नॉर्थ वर्जीनिया में क्रिएट किया है आपने या फिर ओहायो में क्रिएट किया तो यहाँ पर डायरेक्टरी बकेट दिखेंगी नहीं, दिखेंगी सब कुछ। इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है, दिखेंगे बकेट में सब कुछ, लेकिन एग्जैक्टली डेटा जो आप बनाओगे वहां पे स्टोर होगा। ओके, ठीक है, क्लियर है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ एक्चुअली से क्या मैं है ना नॉर्थ, कि हाँ मैं एक बकेट क्रिएट कर रहा हूँ और मेरा रीजन है एशिया पैसिफिक। मुझे यहाँ पे बकेट टाइप्स नहीं दिखा रहा है। अच्छा, हाँ ये चीज बिल्कुल आपने सही कही है, क्योंकि ये फीचर्स, क्योंकि मैं मोस्टली नॉर्थ वर्जीनिया यूज करता हूँ रीजन, तो मैंने मतलब ट्राई नहीं किया होगा वहां पर कभी क्रिएट करने के लिए। बट बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि कुछ फीचर्स जो हैं वो ऑप्शंस हो सकता है आपको ना दिख रहे हो वहां पर, वो क्रिएट करने उस रीजन स्पेसिफिक के लिए डायरेक्टरी बकेट का ऑप्शन ना दिया हो, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए आपके बेस्ट ऑप्शन है डायरेक्टरी बकेट अवेलेबल रीजन, डायरेक्टरी बकेट AWS डायरेक्टरी अब S3। मैंने रीजन चेंज किया तो इसने ऑप्शन दिखाया, बट उसमें एशिया पैसिफिक सिडनी में नहीं दिखा रहा था। यस, बिल्कुल आप बोले, बिल्कुल ये सही है। अच्छा, एक चीज आई थिंक मैं ड्यूरिंग दैट डिस्कशन मैं आपको बताना भूल गया था कि AWS का जो ये नॉर्थ वर्जीनिया रीजन है, ये मतलब इनका बहुत पुराना, या कह सकते हो सबसे पुराना रीजन में से एक आता है, जब इन्होंने अपनी चीजें डिप्लॉय करना स्टार्ट की थी। और यहाँ पर जो कुछ भी अपडेट्स आते हैं सबसे पहले यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे, एंड सबसे ज्यादा सर्विसेज यहाँ पर आपको रहेंगी। यहाँ AWS में एक ये भी खासियत है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो जो ये जितनी भी सर्विस यहाँ पर दिखा रहा है, ये सर्विस हर एक रीजन में सपोर्टेबल हो, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, इसका ध्यान रखना। जो न्यूली रीजन्स होते हैं, जो न्यू रीजन्स अभी जैसे बहुत सारे होंगे जो भी डिप्लॉयड होंगे या आने वाले फ्यूचर्स में डिप्लॉय किए जाएंगे, तो ऐसी बहुत सी सर्विस होगी जो वो नॉर्थ वर्जीनिया ही आके यूज कर सकते हैं, दूसरी रीजन्स में वो सर्विसेज नहीं होंगी। ये भी ध्यान देने वाली बात है एक, ठीक है ना। ओके। और ये इंफॉर्मेशन आपको इनके डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन्स एंड जोनल एंड पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल्स है, तो इनके डॉक्यूमेंटेशन पे आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखेगा जोनल इन पॉइंट्स फॉर डायरेक्टरी बकेट्स, तो आपको देखो ये नॉर्थ वर्जीनिया में है जो कि अवेलेबिलिटी जोन दे रहा, ओहायो में भी है इनका, ओरेगन में है, एशिया पैसिफिक मुंबई में है, टोक्यो में है, आयरलैंड स्टॉकहोम, दैट्स इट। ठीक है। ठीक है, श्योर। तो ये आपको यहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। ओके, यस यस। एंड बहुत मतलब टाइमली जो बहुत पहले सिंगापुर रीजन बना था, बहुत पहले बना था, मतलब आप देखोगे ना तो 2011-2012 के टाइम पे वो बन गया था, मतलब उसमें डिप्लॉय किया था AWS ने, एंड वो बहुत स्टार्टिंग स्टेज था क्लाउड के लिए, लेकिन सिंगापुर में भी उसने डिप्लॉय कर दिया। लेकिन जब उसने इंडिया को डिप्लॉय किया, एशिया पैसिफिक मुंबई को, तो कंपेयर टू सिंगापुर
यहाँ पे हर एक सर्विस भी उन्होंने बहुत जल्दी डिप्लॉय की, क्योंकि यूज बहुत ज्यादा होने लगा, क्योंकि हम देखा जाए तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एज ए कंट्री। देखोगे तो मतलब ठीक है, कहीं दूसरी जगह से किसी दूसरे की डिपेंडेंसीज किसी दूसरे प्रोजेक्ट के, लेकिन वी आर यूजिंग, हम टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम यूज नहीं करें। बड़े मार्केट हैं, जिसको हम कह सकते हैं ना, एक बहुत बड़ी मार्केट है। हम किसी भी चीज के लिए, सोशल मीडिया राइट प्लेटफॉर्म हो राइट या फिर क्लाउड के लिए हो, या फिर इस तरीके की जो भी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, उसके लिए हम बड़े मार्केट हैं। और हम बड़े कंज्यूमर वे भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सर्विस दे रहे हैं, हम कंज्यूम भी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा फेसबुक अकाउंट्स इंडिया के हैं, इसी तरीके से ट्विटर, ऐसे बहुत सारी चीजें देखोगे। तो यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी सर्विस जब फ्यूचर में अपडेट हुई, वो पहले सिंगापुर में होती थी, लेकिन उसके बाद से ये इंडिया में करने लगी उसको अपडेट। तो अभी देखोगे ना, ये डायरेक्टरी सर्विस मुझे लग रहा था कि सिंगापुर में होना चाहिए था, लेकिन नहीं, सिंगापुर में नहीं है। ये एशिया पैसिफिक, अगर एशिया रीजन में दिया है जो सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक मुंबई में दिया और टोक्यो में दिया है, जो कि जापान होना चाहिए आई थिंक। ठीक है। एंड फिर यूरोप में दिया 2 जगहों पर स्टॉक हो, उसके बाद फिर 2 यूरोप में है, 2 एशिया पैसिफिक एंड 3 यूएस। इतनी जगहों पर आप डायरेक्टरी बकेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है। में भी हो सकता है चाइना में हो, हमको दिख ना रहा हो। ठीक है। तो ये चीजें हैं। क्रिएट बकेट पे क्लिक करते हैं। अब हम डायरेक्टरी बकेट बनाएंगे एंड बकेट का नेम दे देंगे AK लैब्स 101। ठीक है, ये हमने दे दिया। ऑब्जेक्ट ओनरशिप अभी हम सारी सेटिंग डिफॉल्ट रखेंगे, क्योंकि इन सेटिंग्स के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन 1 बाय 1 होगा। तो अभी सारी चीजें हम डिफॉल्ट रखेंगे। ये सब डिफॉल्ट ऑप्शंस में जाएगा। बकेट ओरिजिनिंग भी जैसे है एज इट इज रहेगा। टैग आप देना चाहो दे सकते हो, दैट इज नॉट एनी प्रॉब्लम। एडवांस सेटिंग में भी हम चीजें एज इट इज रखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बकेट का नेम बना देंगे एंड दैट्स इट। एंड इसको कर देंगे क्रिएट। अब हमारा बकेट हो गया क्रिएट। इट्स नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम। बहुत जल्दी, बहुत आसानी से बकेट क्रिएट हो जाएगा। तो 101 जिसको अभी हम जस्ट क्रिएट किए हैं, यही तो है ना, AK लैब्स 101। नहीं, रिफ्रेश करने दो। आज हमने क्रिएट किया ये बकेट, AK लैब्स 101, US ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया, 7 जनवरी 2026। ये हमने क्रिएट किया है। क्रिएशन डेट यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है। अब इस बकेट में चलते हैं। इस बकेट में चल के इसमें कोई भी डेटा आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो और फोल्डर भी बना सकते हो। यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करोगे तो फोल्डर भी बन जाएगा। तो लेट्स अपलोड 1 फाइल, और मैं अपलोड कर देता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा आप इसमें इस तरीके से जाके ब्राउज करके फाइलें भी अपलोड कर सकते हो। तो मैं जस्ट एक इमेज अपलोड कर देता हूँ। जस्ट एक इमेज अपलोड कर दिया। एंड नाउ अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। तो ये एग्जैक्टली जो फाइल अपलोड होने जा रही है, इमेज है, इसका टाइप दिखा रहा है, इसका साइज ये दिखा रहा है, इतना साइज है फाइल की। इस डेस्टिनेशन पर, मतलब इस बकेट पे अपलोड होगा। अब इसकी डिटेल्स देखोगे तो इसमें जो भी सेटिंग्स होगी उसके बारे में यहाँ पर इसको परमिशंस पे आ जाओ। हमने सारा ब्लॉक रखा, तो यहाँ पर कुछ चीजें हमको दिखनी है। प्रॉपर्टीज पे आ जाओ, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ बात हो गई स्टोरेज क्लास के बारे में, और ये बहुत टाइप के यहाँ पर देखो, स्टैंडर्ड से लेके रिड्यूस रिडंडेंसी और डीप आर्काइव तक। अब यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन इसी पोर्टल पे है, यहीं से आप समझ सकते हो, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सबसे ज्यादा कॉस्ट स्टैंडर्ड की लगेगी और सबसे कम ग्लेशियर डीप आर्काइव लगेगी। ये स्टोरेज कॉस्ट होगी, पर जीबी अप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर है? सबसे ज्यादा कॉस्ट स्टैंडर्ड की, सबसे कम ग्लेशियर डीप आर्काइव की। यहाँ पे पर ऑब्जेक्ट बेस पे फीस अप्लाई होता है, बट पर जीबी बेस पे ये वो काउंट किया जाएगा। पर जीबी बेस पे आपको कॉस्ट देनी रहेगी। एक तो हो गया स्टोरेज कॉस्ट, और एक हो गया एक्सेस कॉस्ट। एक्सेस कॉस्ट क्या होगा कि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड होगा, इसकी एक्सेस सबसे कम होती है, और ग्लेशियर डीप आर्काइव की एक्सेस कॉस्ट सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है? अब इनके बीच के बारे में समझते हैं। जैसे जैसे हम डाउन होते जाएंगे, स्टोरेज कॉस्ट घटती जाएगी यहाँ तक, और एक्सेस कॉस्ट बढ़ती जाएगी कंपेयर टू एबव। इससे कंपेयर करोगे तो इस नीचे की, ये ज्यादा है तो ये कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है। तो इस ऑर्डर में इसको समझिए। एंड ये डेटा को कितनी कॉपी बना रहा है यहाँ पर दिखाएगा आपको, 3 या 3 से ज्यादा।
और सिर्फ वन जोन आईए है, वन जोन आईए जहां पर एक कॉपी बनता है, बाकी हर जगह पे 3 या 3 से ज्यादा कॉपीज आपके डेटा की बनेंगे। अब बात करते हैं इनका पर्पस क्या है बनाने का। जो डेटा हम अपलोड करते हैं ना, या फिर जो डेटा हमारे पास होता है, वो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई डेटा है। जैसे मान लीजिए मैं एक जस्ट ओटीटी मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ, कोई ऐसी एप्लीकेशंस की बात करता हूँ जैसे एक ओटीटी मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर 90-80 से लेके और अभी तक लेटेस्ट मूवीज के कलेक्शन से लोग वो अपने अकॉर्डिंग ऑन डिमांड बेसिस पे उसको देखते हैं, जो भी उनकी जिसको भी जरूरत हो। लेकिन क्या 90-80 से लेके जो अभी तक की मूवी के कलेक्शन है, क्या वो सेम तरीके से उसी टाइप के लोग उसको, मतलब जितना, जैसे कि मान लीजिए कोई मूवी 1980 में रिलीज हुई थी, तो क्या उसको भी उसी फ्रीक्वेंसी में लोग देख रहे होंगे? नहीं। या फिर कुछ ऐसे डेटा की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैं जस्ट मूवी हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा उसमें टाइम डिले नहीं होना चाहिए, बट हम बात कर लेते हैं आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की। आपको बैंक डिजिटल, आपके डिजिटल बैंक हुए आपको मिल गया है, 15 साल हो गए हैं, और 15 साल से लेके अभी तक का जो भी डेटा हमारे पास है वो सब कुछ हम रखे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि कोई ओल्ड स्टेटमेंट जो कि 10 साल पुराना है वो कोई देख रहा होगा? नहीं। बहुत रेयर केस है वो। लेकिन हम्म। बैंक के, मतलब अगर बैंक की भाषा में कहा जाए तो उसको डिलीट नहीं कर सकते हो, दे कैन नॉट हम्म। डिलीट। हम्म। क्यों? क्योंकि वो ठीक है, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, और हर एक एप्लीकेशंस का जो होता है ना, वहाँ के लोकल्स या जिसको हम बोलते हैं कंट्री के हिसाब से भी एप्लीकेशंस होती हैं, और वो एप्लीकेशंस या वो पर्टिकुलर कंपनी, अगर वो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो उस कंट्री के लिए भी प्रॉब्लम। मान लीजिए एक बैंक की बात कर लेता हूँ, एचडीएफसी बैंक इंडिया का है या आईसीआईसी बैंक है। अगर ये अभी एकाएक आए और बोले कि भाई हमारे यहाँ से 10,000 लोगों का डेटा डिलीट हो गया, हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है उनको लाने का, तो ये तो भाई एक कंडीशन सही नहीं है। और ये हम्म। कंट्रोल कैसे किए जाते हैं? मैं बार बार बताता हूं कि ये सब कंट्रोल्स किए जाते हैं। गवर्नमेंट एक जब डिजिटलाइजेशन, जब भी डिजिटलाइजेशन हुआ, जैसे कि अब देखो हमारे पास ना साइबर साइबर के लिए भी कानून आया, साइबर लॉ भी आया, और उसमें मतलब चोरी करना या फिर किसी को परेशान करना, उसमें एक साइबर क्राइम एक नाम दिया गया कि भाई इस तरीके की भी चीजें अपराध है, एक तरीके से, है कि नहीं है? तो हाँ। टाइम टू टाइम जब डिजिटलाइजेशन होता है तो उस पर फोकस्ड रहता है, और जो चीजें कंट्री को इफेक्ट कर सकती हैं उस पर सरकार रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, प्रोटोकॉल्स सेट करती है, और उनको हर एक जो भी उस डोमेन में काम कर रहा था हर एक को फॉलो करना होता है। तो जो मैं बैंक की बात कर रहा था, ठीक है, वो कस्टमर को बता सकता है कि नहीं ठीक है, आपका 10 साल पुराना डेटा हमारे पास, मतलब हम नहीं दिखा सकते आपको डेटा, अगर आपको देखना है तो आपको दूसरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, आपको रीजंस बताने पड़ेंगे, आपको डिटेल्स देना पड़ेगा, कब से कब तक का चाहिए, क्यों चाहिए, ये सब बताओगे तो फिर हम देंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि वो हम्म। फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड में अवेलेबल नहीं है, उसको हमको जाके निकालनी पड़ेगी। होती नहीं, एक फाइल थी, कोई फाइल बहुत नीचे चली गई है, अब उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड होगा, साल 2 साल का डेटा होगा तो कहीं ऊपर पड़ी होगी, कोई उठा के दे देता है। लेकिन कोई 10 साल पुराना होगा तो उसको सर्च करना पड़ेगा, उस रैक में, उस अलमीरा में वो जाना पड़ेगा, वो चीजें देखनी पड़ेगी, कब का था, क्या टाइम पीरियड था, फिर लाके वो आपको देगा, तो टाइम लगेगा। वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जो डेटा मुझे कम यूज होता दिख रहा है उसका हम उसके स्टोरेज क्लास को टीयर डाउन करते चले जा सकते हैं, और ये ऑप्शन हमको देता है। ये ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो, डिफॉल्ट जब डेटा अपलोड हो रहा है वो डिफॉल्ट स्टैंडर्ड में ही अपलोड करता है। अगर मैं यहाँ पर इसको अभी नहीं आता देखने के लिए तो डेटा को ये स्टैंडर्ड में इसको अपलोड कर देता, अगर यहाँ पर आके मैं चेंज करूंगा तो ये उस फॉर्मेट में उसको अपलोड कर देगा। यहाँ पे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ओके। जो डेटा लॉन्ग टर्म रखने होते हैं उसको इसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। जैसे कि अब जैसे बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंटली एक्सेस, जो महीने में 2-4 बार एक्सेस हो ही रहा है उसको स्टैंडर्ड में रखा जाता है। फिर आ जाते हैं इंटेलिजेंट टेयरिंग में। ये इंटेलिजेंट टेयरिंग एक तरीके से अननोन एक्सेस पैटर्न है, जहां पर बहुत सारी फाइल्स तो आ रही है, कोई महीने में 4 बार यूज हो जा रहा है, कोई 6 महीने तक यूज नहीं हुआ, लेकिन 6 महीने के बाद फिर से वो कंटिन्यूसली एक्सेस हो रहा है, साल भर तक किसी ने नहीं पूछा। फिर होता नहीं, कभी कभी कोई मूवी ट्रेंड करने लगती है, कोई गाना पुराना ट्रेंड करने लगता है, होता है कि नहीं, ऐसा होता है। हाँ, 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 हाँ। तो ये मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक्सेस पैटर्न बिल्कुल अननोन है। आप ये नहीं कह सकते कि ये आज ये नहीं एक्सेस हो रहा तो कल ये नहीं होगा, हो सकता है कल से यही एक्सेस हो, ये भी हो सकता है। इसको बोलते हैं हम्म। अननोन पैटर्न। अगर ऐसा पैटर्न है ना तो आप इंटेलिजेंट टियरिंग में डाल के रखो, वो अपने आप उसको देखेगा क्या हो रहा है और आपको चीजें मेंटेन करेगा उसके अकॉर्डिंग।
स्टैंडर्ड बात यहां से करेंगे, जब आर्काइवल की बात होती है तो बात यहां से स्टार्ट होती है, जिसमें से आप स्टैंडर्ड आईए में डाल सकते हो डेटा, जो डेटा महीनों में या 2-4 महीने में सिर्फ 1 या 2 बार एक्सेस हो रहे हैं, महीनों में नहीं, 2-3 महीनों में, मतलब क्वार्टरली 1 या 2 बार एक्सेस हो रहे हैं, ऐसे डेटा की बात कर रहा हूं मैं, उसको आप स्टैंडर्ड आईए में डाल सकते हो, ठीक है, वंस ए मंथ। और इसमें जो इनका रिट्रीवल टाइम होगा विद इन मिली सेकेंड एक्सेस, मतलब ये रिट्रीवल टाइम जो होगा ये मिली सेकेंड में एक्सेस हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कंपेयर टू स्टैंडर्ड करोगे, इसकी एक्सेस कॉस्ट यहाँ पर ज्यादा देनी पड़ेगी। तो अगर कोई डेटा फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रहा है तो आपको देखो कॉस्ट आपको बचाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पता लगा फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा है और उसको आपने ग्लेशियर डीप आर्काइव में डाल दिया, एक साइड से तो आपने कॉस्ट बचा लिया, लेकिन एक साइड कॉस्ट आपकी लगती जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैटर्न दोनों ध्यान में रखना है आपको कि एक्सेस अच्छा, भी इसमें नहीं कुछ होना मिनिमम चाहिए। साइज भी होता है डेटा का जो उसके बाद फीस लगती है? हाँ, मतलब ऐसा कह सकते हो, वहां से यहाँ से 120 यहाँ पे दिया है, 120 यहाँ पर, तो डेटा टोटल पर जीबी मतलब है, मतलब मिनिमम का क्या मतलब कि यहाँ पे पर जीबी कॉस्ट अप्लाई हो जाती है जब आप डेटा स्टोर करने लगते हो, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे ओके, पर तो जीबी फीस मैं अप्लाई हो। ऐसा कर सकता हूँ कि मतलब मैं मल्टीपल S3 बना लूँ और उसमें लिमिट सेट कर दूँ लेस देन 1 GB, तो मेरा प्राइस ही नहीं लगेगा फिर तो? लेस देन 1 GB आप नहीं सेट कर सकते ना, ऐसा कुछ आप सेट नहीं कर सकते लिमिट यहाँ पर। मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मतलब मैं एक ट्रिगर इनिशिएट कर दूं कि यार जैसे ही 1 GB होने लगे वो दूसरा S3 बना दे और डेटा वहां चला जाए? हाँ, ऐसा कर सकते हो आप, आपको अगर ऐसा करना है तो आप कर सकते हो, बट ओके। ये सिर्फ सिर्फ जो ये फ्री टीयर जो अवेलेबल्स है सिर्फ 1 ईयर के अवेलेबल्स रहता है, बाकी आप कुछ भी डालोगे पैसे लगने हैं उसमें। अच्छा मतलब ये मत अच्छा। सोचो कि ऐसा कि जो आप एक होता है ना कि एक पॉइंट आप भी से सोच लिए कि हमने कि यहाँ पर कुछ डाल देते, तो नो, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। वो ठीक है, आप हम्म वो आपका तरीका है कि आप बना सकते हो, लेकिन वो कंसोलिडेट एक रिपोर्ट्स आपको निकाल के दे देगा। आपका जो इंस्टांस होता है ना, मैं एक एग्जांपल आपको हम्म। देता हूँ, उसकी बिलिंग पर सेकंड होती है, पता है आपको? जो EC2 है? हाँ पर सेकंड ओके। बिलिंग है, ये सोचो ओह। मतलब सर्वर, बहुत सारे लोग होंगे ना कि ठीक है हमारे पास पर घंटे की बिलिंग आ रही, स्टार्ट हो रही है, 1 घंटे बाद बिलिंग लगेगा, ठीक है, हम एक इंस्टांस बनाया अपना, थोड़ा टेस्टिंग किया, बंद कर दिया, अगली बार फिर से इंस्टांस क्रिएट कर लिया, हाँ। तो लोग ऐसा करेंगे ना। तो बड़ी राइट। कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, ये उनके यहाँ इस तरीके के इंजीनियर्स हैं, वो इस तरीके की हम्म चीजें जानते हैं कि लोग इस तरीके की चीजें सोच सकते हैं, ठीक है। हम्म हो सकता है उन्होंने ना जानते हो, बाद में आ गया, बाद में वो जान गए ये चीजें, हम्म ठीक है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता था, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, हमारे यहाँ पर एक मतलब जब मैं एमसीए कर रहा था, तो एक हमारे बहुत मतलब एक प्रोफेसर थे, आईआईटी रुड़की से पढ़े हुए थे, मैं गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ता था, वो एज ए प्रोफेसर मतलब पढ़ा रहे थे, ठीक है, हम लोगों को पढ़ाते थे, और नेटवर्किंग का उनको मतलब बहुत जबरदस्त नॉलेज है, मतलब किसी भी टाइप की नेटवर्किंग का, प्रैक्टिकली अच्छा। भी एंड उनको मतलब प्रैक्टिकली भी एंड थ्योरेटिकली भी। तो वो जो हम हम्म लोगों को पढ़ाते थे वो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते थे। तो फिर क्या हुआ उस टाइम पे ना, वो कॉलेजेस में, जिस टाइम पे हम एमसीए, तो कॉलेजेस में एक दौर शुरू हुआ था कि कॉलेज को वाईफाई करना है, हॉस्टल में वाईफाई वगैरह लगाने हैं। तो क्या हाँ। हुआ, बस एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, क्या हुआ, वाईफाई लगाया गया, हर एक हॉस्टल में लगाया गया, बच्चे सब खतरनाक बुद्धि के, मतलब वो उनका हम्म, दिमाग मतलब दौड़ने वाला, तो वो हाँ। वो वाईफाई लगा, वहां पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगे वाईफाई में, कि मतलब अनर्गल वेबसाइट्स या यूट्यूब या फिर बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हुई जो वो हम्म। वहां से बंदा बंद कर दिया, ठीक है, अच्छा। बंद, वहां से बंद कर दिया, लेकिन लड़के इतने खतरनाक, वो पता नहीं क्या क्या तरीका निकालते, वो सारा बाईपास कर जाते, सारा का सारा, हम्म। मतलब वो जो वेबसाइटें जो नहीं ओपन होनी चाहिए थी, वो सारी वेबसाइटें ओपन होती, और अच्छा ये अच्छा। बहुत आसानी से पास कर लेते। अब वो मतलब अब ये होता था कि अब जब आप नेटवर्क बाईपास करते हो ना, तो नेटवर्क जो आपका मेन नेटवर्क, उसमें लोड बढ़ता है जब प्रॉक्सी यूज करते हो आप। प्रॉक्सी, हाँ। हाँ, वो अब देखता था कि ये जो, और ये वाईफाई लगाने का मतलब था कि बहुत सारी चीजों की कनेक्टिविटी बनाना, जो हमारे यहाँ हॉस्टल का डेटा बनता था, जो लड़के होते थे या फिर और कुछ जो होता था, जो सीसीटीवी कैमरेज होते थे, उन सबका डेटा हम्म। एक सही जगह पे ले जाके स्टोर करना होता था। अब वो कंडीशंस ऐसी आ जाती थी कि वो मतलब नेटवर्क ही मतलब चोक कर जाता था, मतलब वो होता ही नहीं था कुछ काम उससे। अब अच्छा। वो बंदा परेशान, क्या करना है, फिर वो जितने जुगाड़ लड़के से, जितने जुगाड़ हो सकता था, जिन लड़कों के दिमाग में आते आते थे ना, वो एक दिन बैठा, मतलब 2-4 दिन का टाइम लिया, हर एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के, हर एक जुगाड़ का तोड़ निकाल के सब बंद कर दिया। अच्छा।
अब क्या होता था, लड़के जैसे बाईपास करने जाते थे, ठीक है ना, 2-4 बार बाईपास करने की कोशिश की, उनका अकाउंट बंद। और ओके उस टाइम ओके। पे वाईफाई यूज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पर जीबी का हम लोगों को मिलता था, महीने भर का वो आता था, 2-4 जीबी का हम लोगों को डेटा मिलता था, याद होगा वो टाइम आपको। राइट राइट। और वाईफाई यूज करना अपने आप में एक मतलब सही ठीक है, बहुत सारा काम हो जाता था वाईफाई। अब क्या होता था कि एक बार 2 बार करने के बाद उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता था। ब्लॉक होने के बाद अब वो बंदे जाते थे, क्योंकि वो फिर वो उसने बंद कर दिया कि ब्लॉक करने के बाद वो बंदा वही एक बंदा था, लोग उसके पास ही जाएंगे तभी वो ओपन होगा। तो वो हम्म। डायरेक्टली एक स्टेटमेंट होता था, तुम ऐसा क्या कर रहे थे जो आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया। आप अगर कोई सही काम कर रहे होते तो ब्लॉक नहीं हाँ। होता है। तो राइट राइट। वो यही समझने की कोशिश किया कि ये ब्लॉक क्यों हो रहा है, मतलब वो बहुत सारी चीजें लगाया। अब इस हम लोगों को बाद में हम लोग एज ए जब फाइनल ईयर में सेकंड मतलब उस टाइम पे हमें लगता था, मैं सेकंड ईयर में था, तो उसने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर किया। जब फाइनल ईयर में साइबर सिक्योरिटी के मतलब साइबर सिक्योरिटी हम लोग उससे पढ़ रहे थे, हम लोगों को लेक्चर दे रहे थे, तब उस टाइम में बहुत सारी चीजें वो डिटेल में बताए, तो हम लोगों को चीजें समझ में आया कि हाँ ये चीजें की जा सकती हैं और है बहुत आसान है चीजें करना, ठीक है ना। हम्म। तो ये चीजें मैं बता रहा हूँ कि कहने का हमारा मतलब ये है कि ठीक है, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम वो उसको ध्यान ना दिया हो, लेकिन ऐसे पैटर्न लगातार उसको मिले हों, एडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ, ऐसे हम्म। पैटर्न उसको लगातार मिले हों, क्योंकि वो उसके यहाँ भी तो मॉनिटरिंग चल रही होगी कि हमारे यहाँ कितना कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि उसको रिसोर्स ऐड करने हैं। अनलिमिटेड राइट। दिया है तो इसका मतलब मुझे टाइमली तो उसमें डिस्क भी तो डालनी पड़ेंगी, क्योंकि डेली डेटा हम्म। बन रहा है, तो हम टाइमली डिस्क उसमें ऐड नहीं करेंगे तो फिर कैसे हम डेटा को स्टोर करके रखेंगे। तो ये हाँ। सारी चीजों का वो ध्यान रखते हैं, और ऐसा कुछ उनको मिलता है, कुछ ऐसा मिसयूज होता है, तो वो उस तरीके से जाते हैं, उसको उस तरीके से चेंज करते हैं। ठीक रहेगा। ठीक है, तो आगे हम इस हम्म। पे इसी तरीके से स्टैंडर्ड आईए, वन जोन आईए में दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये दोनों सेम है। ये डायरेक्टरी के लिए यूज होता है, ध्यान रखना, वन जोन आईए, इसीलिए इसको बनाया भी गया है। अब इसका पर्पस यही है, बाकी ये दोनों सेम है। एंड बस एक कॉपी बनता है, यहाँ पर 3 कॉपी बनता है, दैट्स इट। अच्छा फिर अच्छा। ग्लेशियर इंस्टांट रिट्रीवल में ऐसा डेटा जो 90 दिनों के बाद, मतलब 90 दिनों तक क्वार्टरली में कहीं यूज ही नहीं हो रहा, उसके बाद कभी कभी यूज हो जाता है, एक आध बार कोई यूज कर लिया, तो उसको आप हम्म। लॉन्ग लाइफ डाल सकते हो। यहाँ पर भी मिली सेकेंड रिट्रीवल है। स्टोरेज कॉस्ट कंपेयर टू स्टैंडर्ड या कंपेयर टू स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस से कम लगेगी, लेकिन एक्सेस कॉस्ट यहाँ पर जो ये मिली सेकेंड का एक्सेस है, इससे ज्यादा देना पड़ेगा उसकी कॉस्ट। इसी तरीके से फ्लेक्सिकल रिट्रीवल फॉर्मेटली, जिसको ग्लेशियर बोलते हैं, ये भी यहाँ पे दिया गया, ये भी 90 डेज का है यहाँ पर। बट दोनों में डिफरेंस हो गया, ये मिली सेकेंड का रिट्रीवल था, यहाँ पर अब डेटा, अब यहाँ से जिसको फॉर्मली ग्लेशियर, यहाँ से जितना भी नीचे जाओगे आप, यहाँ पर डेटा एक्सेस होने में टाइम लगेगा, हो सकता है घंटे लग जाए, हो सकता है मिनट में आ हम्म। जाए, ये डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर। जैसे कि ना कोई बड़ी सी फाइल आपने आर्काइव कर दी है, अब उसको हाँ। डी आर्काइव कर रहे हो, मतलब ठीक है ना, आर्काइव से हटा रहे हो, तो हो सकता है वो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कितना जल्दी वो हटा वहां से, मतलब आपको एक्सेस के लिए आया अवेलेबल। तो साइज पे भी मैटर करता है आपके नेटवर्क, क्योंकि ये डेटा अवेलेबल एडब्ल्यूएस के नेटवर्क पे साइज, बैंडविड्थ, बहुत सारी चीजों पे मैटर करता है। ठीक है, हम्म। ग्लेशियर डीप आर्काइव, अब बहुत टाइम तक डेटा रखना है, सालों साल रखना है, तो यहाँ पर लोग इसको करते हैं, यहाँ पे रिट्रीवल कॉस्ट लगती है, लेकिन अब ध्यान रहे, इसका मतलब पैटर्न ये हुआ कि आपको रखना है लॉन्ग टाइम तक, और मैं जानता हूँ कि एक्सेस नहीं होगा, वो कोई मतलब किसी कोई कंडीशन है, कोई आके इसको मांगेगा इस डेटा को। जैसे होता ना कि बैंक स्टेटमेंट में जैसे कोई आपका सस्पिशियस एक्टिविटी आप करने लगे अपने अकाउंट से, तो बैंक आपको बैंक ध्यान देता रहता है कि मान लीजिए आपका अकाउंट का ट्रांजेक्शन लिमिट इतना है, और पता लगा ट्रांजेक्शन लिमिट आप उससे ज्यादा कर रहे हो, और पहली बार हो सकता है वो देख ले, ठीक है आपकी बार महीने में इग्नोर, लेकिन वो वही पैटर्न आपको दिख गया, तो तुरंत ही आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। फिर आप बैंक को विजिट करते हो, बैंक को वो सारे इन्फॉर्मेशन देते हो, फिर आपके अगर उस कैटेगरी में हो तो ठीक है, नहीं तो आपको अकाउंट टाइप चेंज करवाते हैं। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो डेटा यहाँ पर रखने वाले हैं वो ऐसा डेटा होना चाहिए जब किसी पर्टिकुलर केस में मांगा जा सकता है, बाकी कोई यूज नहीं है उसका। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। अब होता नहीं कि कोई कोई गलत काम करता है तो उसका भाई जीरो से लेके जब तक वो काम, जब तक मतलब वो स्टार्ट किया था स्टेटमेंट, उसका बैंक स्टेटमेंट ना, जब से बैंक खुलवाया तब से लेके वो सारी एक्टिविटी दिखा देगी बैंक। हो सकता है वो कस्टमर के लिए ना हो, लेकिन इंडिया की स्पेशल सर्विसेज जो है उनको दिखाना पड़ेगा उसको, और बैंक इसीलिए है भी। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हमारे पास डेटा नहीं है, उनको देना पड़ेगा वो, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, तो हम स्टैंडर्ड में अपलोड करेंगे, हमारा सारा प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड बेस पे होगा, लाइफ साइकिल हम बना के दिखाएंगे आपको।
तो हम इसको कर दिए अपलोड। अपलोड हो रहा है, जस्ट वेट। ये डेटा हमारा इसके अंदर अपलोड हो गया डायरेक्टली। ये डेटा अपलोड हुआ, इस पे क्लिक करो और इसका एक यूनिक यूआरएल मिला, ऑब्जेक्ट यूआरएल। ये यूनिक राइट। मिलेगा जितने ऑब्जेक्ट डालोगे आप। अब देखो इसका नेम किस तरीके से, नेम कैसे हो रहा है। AK लैब्स जो अपने बकेट का नेम होता है, फिर .s3 यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर आपके रीजन आ जाते हैं, जो भी रीजन आप यूज करोगे। नॉर्थ वर्जीनिया तो US ईस्ट 1 आया है, कोई दूसरा होगा तो वो आ जाएगा। .amazonaws.com ये इसका इसको बोलते हैं, इसका डोमेन बोलते हैं। ये डोमेन इसका जो है amazonaws.com है, ठीक है। एंड फिर img1.jpg आपकी फाइल। अगर फोल्डर रहेगा, फोल्डर के अंदर फोल्डर रहेगा तो यहीं से स्लैश करके वो चला जाएगा। हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, परमिशन डिनाइड दिखा रहा है, ठीक है। बैक कॉपी करते हैं पहले यहाँ से इसको, और अभी कॉपी कर लिया इसको, और यहाँ पर हम करते हैं इसको हिट। तो अभी ये परमिशन डिनाइड दिखाएगा। क्यों दिखा रहा है एक्सेस डिनाइड दिखा है? क्योंकि अभी अगर इस बकेट की सेटिंग देखोगे, इसके प्रॉपर्टीज में जाओगे, ये बकेट आप बिल्कुल देखोगे, इसके परमिशन में आपको आना है। हाँ, यहाँ पर ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस है। बकेट पॉलिसी में जाओगे तो नीचे आप आओगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑनरशिप इनेबल्ड है, तो ACLs के थ्रू ही एक्सेस हो सकता है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाने पड़ते हैं, तो इसकी वजह से सब कुछ ये पब्लिक नहीं है, मतलब कुल मिला के। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, इसके एक्शन पे जाऊं, मेक पब्लिक यूजिंग ACL, मैं करना भी चाहूं इसको तो कर नहीं पाऊंगा मैं। क्योंकि आपको उस पे देना पड़ेगा ना, बकेट पे। हाँ, यहाँ पे जाओगे परमिशन। तो यहाँ पर आपको ACLs जो होगा, ऑब्जेक्ट ऑनरशिप, यहाँ पर देखोगे, इसको करोगे एडिट। ये अभी डिसेबल्ड है, जो कि रिकमेंडेड था। अब मैं करूंगा इसको इनेबल। इसको मैं करूंगा एक्नॉलेज, और बकेट ऑनर प्रीफर्ड सेटिंग्स रखूंगा, और इसको कर दूंगा सेव चेंज। अभी हमने चेंज किया। अब मैं आ जाऊंगा बकेट पे, फिर से सॉरी, मैं उसी बकेट पे आऊंगा 101 पे, सिलेक्ट किया इसको। अब मैं फिर से एक्शन पे जाता हूं। अभी भी देखो मेक पब्लिक, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं इसको। नहीं, अभी भी आपका वो ब्लॉक ही आ रहा था, ब्लॉक ऑल अभी ब्लॉक पब्लिक। आ रहा है। हाँ, ये भी आ रहा है, मेक यूजिंग पब्लिक ACLs। अब ये भी हो गया, दोनों कंडीशंस में नहीं आया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये तो हमने कर दिया, इट्स फाइन, ये हो गया। अभी आपको ब्लॉक पब्लिक एक्सेस बकेट सेटिंग में जाके इसको एडिट करना है, इसको हटा देना है, और इसको सेव चेंज कर देना है। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा कंफर्म। अब ये हो गया। ऑब्जेक्ट पे अब चले जाओ, इसको सिलेक्ट करो, एक्शन पे आ जाओ। अभी भी क्यों आ रहा है? आपने स्टोरेज क्लास ग्लेशियर डीप आर्काइव लिया है। ओहो, तभी तो फिर से अपलोड करना पड़ेगा। वो हमें लगता है वही सिलेक्ट रह गया। नीचे गए थे। ओके। मैं दूसरी इमेज 2 अपलोड कर देता हूँ। अब ये स्टैंडर्ड में जाएगा। अभी देखता हूँ, हाँ स्टैंडर्ड में आ रहा है, ठीक है। तभी वो नहीं आ रहा है, उसको टाइम लगता है एक्सेस होने में, तुरंत नहीं होता है, ये ध्यान रखना। क्लोज कर दिया हमने। एंड अब इमेज 2 है जो आप देखोगे, क्योंकि अब दोनों सेटिंग्स हमने इनेबल कर दी है, तो अगर इसके एक्शन पे जाऊंगा मैं और मेक पब्लिक यूजिंग ACL कर सकता हूं तो कर दूंगा। और यहाँ पर मेक पब्लिक आएगा ऑप्शन, मैं इसको कर दूंगा मेक पब्लिक। ये बकेट हमारा हो जाएगा मतलब पब्लिक, मतलब ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होगा, पूरा बकेट नहीं होगा। और मैं इस ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, इसके URLs को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं आके इसको हिट करूंगा, तो आप देखोगे ये हमारा एक्सेस होने लगा है। क्लियर है? ओके। ये बकेट आप एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। अब यहाँ पर ये डेटा आ गया, ये डेटा की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। परमिशंस में हमने दो चीज देखी कि अगर यहाँ पर अगर पहले आपको ACL इनेबल करना पड़ता है। ACL इनेबल करने के बाद जब पब्लिक करने जाओगे तो पब्लिक करने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर ये पॉलिसीज इनेबल रहती हैं। जब इसको ऑफ करोगे तभी जाके आप पब्लिक को, इस ऑब्जेक्ट को पब्लिक कर सकते हो, तो इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। यहाँ पे बकेट के ओवरव्यू में देखोगे तो रीजंस US ईस्ट 1 ARN मिलता है, डिफॉल्ट क्रिएशन डेट ये दिख जाते हैं। बकेट वर्जनिंग, इसकी बात कर लेते हैं। बकेट वर्जनिंग क्या है? बेसिकली बकेट वर्जनिंग ये है कि ये बकेट में जो डेटा आप अपलोड कर रहे हो,
कोई जरूरी नहीं है कि इमेज 2 नेम का जो इमेज मैंने अपलोड किया है कोई दूसरा इसी सेम नेम का इमेज अपलोड नहीं करेगा। अगर कोई इसी नेम का इमेज अपलोड कर देगा तो ये डेटा ओवरराइट हो जाएगा और मैं पुराना अगर चाहूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, समझ गए? कोई इस डेटा को डिलीट कर देगा तब भी मैं इस डेटा को रिट्रीव नहीं कर पाऊंगा। तो दोनों केसेस के लिए बकेट वर्जनिंग जो है दोनों केसेस में हेल्प करता है कि अगर कभी डेटा ओवरराइट होता है, कॉन्टिन्यूसली ओवरराइट होता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कोई एक कार प्रोड्यूस कंपनी है, उसका अपना कार डिजाइन किया है और वो कार डिजाइन की सेम वो उसके जो इंजीनियर है, जो डिजाइन इंजीनियर है, वो क्या करता है उसी फाइल पे काम करता है और उसको फिर से अपलोड कर देता है या ऑटोमेटिकली वही फाइल अपलोड हो जाता है। मतलब शाम को करता है, अगर उसने अपलोड किया तो किया, नहीं तो फिर क्या करता है कि आफ्टर सम टाइम कि वो देख लिया कि शाम को अगर वो 5 बजे तक अपलोड किया था, नहीं तो एक स्क्रिप्ट चलती है और जो भी काम हुए रहते हैं वो डायरेक्टली अपने आप जाके अपलोड हो जाते हैं। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, वो लगातार वो फाइलें उसी सेम नेम से अपलोड होती जा रही हैं, ओवरराइट करती जा रही हैं। उसको लगा कि यार जो डिजाइन 10 दिन पहले था वो ज्यादा बेटर दिख रहा था, हमने इसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए और चेंजेस ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। ऐसा होता है, बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, यार 10 दिन वाला बेटर ज्यादा था। तो अब या तो 10 दिन वाले बेटर को 1 बाय 1 चेंज कैसे करोगे, या फिर 10 दिन पुराना आपको डेटा मिल गया तो आपको ठीक है, वेल एंड गुड। तो ऐसे कंडीशंस में वर्जनिंग हेल्प करता है, या किसी ने डेटा को डिलीट कर दिया है तो उस कंडीशंस में भी डेटा को रिट्रीव कर देता है वर्जनिंग, अगर आपका इनेबल है तो। ठीक है, दोनों कंडीशंस के लिए। तो यहाँ पर लिखा भी है, अब कोई भी AWS की बहुत अच्छी बात है कि कोई भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिलेगा और उसके लिए डिटेल जानकारी के लिए इस तरीके के लिंक्स भी मिल जाएंगे। Versioning is a means of keeping multiple variants of an object in the same bucket. You can use versioning to preserve, retrieve, and restore every versions of every object stored in your Amazon S3 bucket. With versioning, you can easily recover from both unintended user actions and application failures. मतलब अनइंटेंशनली कोई डिलीट कर दिया है डेटा को, उस कंडीशन में भी रिट्रीव कर सकते हो, क्योंकि वो एग्जैक्टली वो डिलीट ही नहीं करता है उसको, उसकी एक वर्जनिंग बना के उसको स्टोर कर देता है और करंट को मार्क कर देता है डिलीट। जैसे होगा ना करंट डेटा, वो डिलीट कर देगा उसको, लेकिन उसकी एक वर्जनिंग बना के स्टोर कर लेता है उसको डिलीट होने से पहले। तो ये करता है। तो अभी आपको यहाँ पर कुछ भी ऐसा एग्जैक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है कि मैं इमेज 1 को गया और इसको कर दिया डिलीट। यहाँ पे आएगा भी, टाइप में भी आपको करना पड़ेगा। देखो, जब तक परमानेंटली आप NENTLY जब तक यहाँ परमानेंटली डिलीट नहीं टाइप करोगे तो ये डिलीट करेगा भी नहीं। अब परमानेंटली डिलीट का मतलब इसका मीनिंग से ही समझ में आना चाहिए, ये डेटा परमानेंटली डिलीट होने जा रहा है। पहली बात तो ये बहुत एकदम क्लियर कट मैसेज है AWS की साइड से, ये डेटा डिलीट होने जा रहा है परमानेंटली, क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज में वर्जनिंग इनेबल नहीं है। अगर वर्जनिंग इनेबल होती तो वो जो डिलीट करने के ऑप्शन में सिर्फ डिलीट लिखना पड़ता, आपको परमानेंटली डिलीट नहीं लिखना पड़ता। ये भी ध्यान रखना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ऐसे आपने जस्ट क्लिक कर दिया और डिलीट हो गया, नहीं। इसीलिए मैंने क्या बोला था कि S3 में कोई भी डेटा लॉस्ट होने के चांसेस हैं। अगर 10,000 सब्जेक्ट आपने अपलोड किया है तो 1 मिलियन ईयर्स में कोई एक लॉस होने के चांसेस हैं, नहीं तो जब तक कोई डिलीट नहीं करेगा और होशो हवास में डिलीट नहीं करेगा, इसका कोई भी डेटा डिलीट नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर कहीं से भी रिट्रीव करने का कोई ऑप्शन इनेबल नहीं है। मैं चलता हूँ प्रॉपर्टीज पे। अब मैं बकेट को वर्जनिंग को इनेबल कर देता हूँ। हमने कर दिया इसको इनेबल और इसको कर दिया सेव चेंज। अब ये क्या हुआ, इसका वर्जनिंग इनेबल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अभी देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखने लगा, ध्यान से देखो, तो वर्जन। अगर मैं गया और इसको अब डिलीट कर दिया, अब देखो परमानेंटली डिलीट की जगह सिर्फ डिलीट का ऑप्शन आएगा। ये भी आप नोटिस करके रखना। डिलीट तो कर दो डिलीट। डिलीट होने के बाद अब मैं इसको रिट्रीव करना है, तो आप देखोगे यहाँ पर तो दिख नहीं रहा कुछ, लेकिन जब इस पे क्लिक कर दोगे तो आपको दिख जाएगा कि भाई ये वाला जो आईडी था, जो उसका मेन आईडी था, तो डिलीट मार्क हो गया। लेकिन एक डेटा जो कि अभी भी सेम साइज में अवेलेबल है और आप इसको एक्सेस भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके मैंने कॉपी किया, हिट कर दिया यहाँ पर, ये एक्सेस भी हो जाएगा और डाउनलोड भी हो जाएगा एक्सेस। लेकिन अब देखो पैटर्न दूसरा हो गया, मतलब यहाँ पर URL दूसरा हो गया। ध्यान से देखो, वर्जन आईडी इंक्रीज। अच्छा, अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं बार बार अपलोड कर देता हूँ। किसी एक ऑब्जेक्ट को मैं अपलोड कर दिया, ऐड फाइल्स कर दिया,
मान लीजिए ये मैं की अपलोड किया, अपलोड, क्लोज, अपलोड कर दिया, फिर से दोबारा अपलोड कर रहा हूँ वही सेम, अपलोड, क्लोज। देखो फाइल 2 बार अपलोड हुई है, दिख एक ही बार रहा है, लेकिन न्यू वर्जन पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि इसकी 2 फाइल अपलोड। हाँ, वो ओवरराइट हो गया ना। हाँ, तो पुरानी वाली फाइल्स भी आप रिट्रीव कर सकते हो, ये ध्यान रखना। हम्म। तो वर्जनिंग का ये मतलब हो गया। नीचे आते हैं, ठीक है। बकेट ABAC एट्रीब्यूट बेस्ड, इन्होंने कुछ ऐसा इसको अभी रिसेंटली ऐड किया है, मुझे भी समझना पड़ेगा ये क्या है, अभी तक ये दिखता नहीं था ऑप्शंस। ठीक है, ये कुछ कंट्रोल करने के लिए दिया है। एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल is an authorization strategy that defines permission based on attributes with ABAC. You can attach tags to your and AWS identity and access management entities, user or roles. Then scale X in your S3 general purpose bucket using tag based policy. तो इसके लिए इन्होंने बनाया है। ठीक है, बट ठीक है, वो ऑटोमेशंस करने मतलब कुछ स्क्रिप्ट लिख के ही होंगे, करने पड़ेंगे वो, बट ठीक है। यहाँ पर अगर आप एडिट करोगे तो ये ऑप्शन से देगा इनेबल करने का, बट उससे पहले आपको चीजें और भी चेंज करनी पड़ेंगी, टैग वगैरह लगाना पड़ेगा। तो मैं कैंसिल करता हूँ, इसके बारे में भी उतना। तो एक और डाउट है मेरा, जो ये नए फीचर्स आ रहे हैं लेट्स से, ठीक है, अब इसके बाद जो एग्जाम होता है उसमें इन फीचर्स के बारे में भी पूछा जाएगा? नहीं, जो हमें लगता है इतने इतने लेटेस्ट के बारे में नहीं पूछा जाता है। 3-4 महीने पहले जो फीचर्स आएंगे उसको ध्यान देना पड़ेगा आपको। अच्छा अच्छा। मतलब तुरंत ही नहीं, आज आ गया तो तुरंत ही एग्जाम में नहीं आ जाएगा, हम्म। टाइम लगता है। नहीं तो इसलिए और ये कैसे पता लगेगा, कोई वर्जनिंग गाइड है इनकी कि जहाँ पे ये रिलीज नोट्स वगैरह मेंशन करते हाँ, हो कि ये रिलीज नोट्स फीचर होते अब हैं, आएगा? मतलब वो आपको सब्सक्राइब करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, मेल डालने पड़ेंगे, हम्म। मतलब आपको अपना मेल उनकी कम्युनिटी में ऐड करना पड़ेगा, फिर मिलेंगे आपको इन्फॉर्मेशन। ओके ओके। रिलीज होते हैं लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो बहुत जब बहुत मेजर अपडेट रहता है तो डेफिनेटली वो पूरा उसको बोलते हैं ना कि उसको अच्छा, इनको इनके लेटेस्ट अपडेट को समझने के लिए इनका जो एक S3 पे चैनल है, क्या बोलते हैं वो, उस चैनल का नेम थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, उसको बोलते हैं री इन्वेंट, AWS री इन्वेंट अच्छा, करके री इनका हो। इन्वेंट जो इनके प्रेजेंटेशन तो होते रहते हैं। हाँ, वहां पे किसी भी प्रोडक्ट के लिए आपको अपडेट लेना सबसे, वहां पे मतलब वो एक्सप्लेन करते हैं प्रोडक्ट को, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, यूज केसेस के बारे में, क्यों ऐड किया गया, कस्टमर ने कब रिपोर्ट किया, ऐसे बहुत सारी चीजें मिलती है। लेक्चर्स बहुत बड़े होते हैं, लोग प्रीफर कम करते हैं देखना, मतलब लेकिन फिर भी जिनको बहुत डीप लेवल पे काम करना होता है वो देखते हैं, उन चीजों को समझते हैं। और ओके। इसमें एक और बात है, मतलब ये भी हमने देखा है, जो हमने बहुत सारे लीडर्स के साथ काम किया है, तो ये जो फीचर्स ऐड ऑन होते हैं ना, तो इसमें ऐसा नहीं होता है, बाकायदा इनवाइट्स आती हैं, मतलब वहां पे कंपनीज में अगर मान लीजिए आप उनके वैल्यूड कस्टमर हो, आप बहुत सारी सर्विसेज यूज कर रहे हो ना, तो जहां पर भी ये री इन्वेंट होते हैं वहां से बाकायदा आपके पास इनवाइट्स आते हैं, आपको इनवाइट किया जाता है, आप वहां पे जाके मतलब अटेंड कर सकते हो उनके इस री इनवाइट को, मतलब और जो मतलब प्रोजेक्ट्स ऑनर्स होते हैं ना, वो भेजते भी हैं अपने, जो भी AWS में सॉल्यूशन आर्किटेक्ट सीनियर लेवल पे काम कर रहे होंगे, या फिर जो उनके लीडर्स होंगे, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट लेवल की पोजीशंस पे होते हैं हमारे यहाँ, वो जाते हैं उस री इन्वेंट को ज्वाइन करने के लिए, वहां से प्रोडक्ट के हिसाब से इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, फिर हम लोगों को देते हैं। ऐसा हमने जिनपैक्ट में काम करता था, ऐसे पैटर्न को हमने देखा था। तो बहुत सारे अभी और ये होता रहता है, मतलब कभी एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन में कर दिया गया, कभी हैदराबाद में हुआ, कभी बीजिंग में हुआ, और ये बाकायदा वो सारी इंफॉर्मेशन आती हैं उनको, उनकी मेल्स पे आती हैं, वो लीडर्स के पास हो जाती हैं। ठीक है, तो ये होता रहता है। तो आपको मतलब अगर आप कोई है जिसको जानना जरूरी है तो उसके लिए है, वो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। आई नो। इनक्रिप्शन, हाँ आई थिंक फिर से बोलिए। लॉस वेगस में हुआ था। हाँ हाँ हाँ, ऐसे इनके अभी होते रहते हैं, चेंज होता रहता इवेंट है शायद इनका। लॉस वेगस में हुआ था। हाँ हाँ हाँ, होता रहता है, ये चेंज होते रहते हैं, मुंबई में भी हुआ था, कई बार हुआ था। और मतलब ये डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो ग्लोबली है, या फिर कभी कभी प्रोडक्ट होता है कि जो वहाँ के स्पेशली उसी रीजन्स के लिए लॉन्च किए गए हो, कुछ फीचर उसी रीजन्स के लिए ऐड किए गए हों, या फिर वहां से रिकमेंडेशन गई थी, फिर वो यूज लॉन्च किया गया हो। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न उसके बेस पे डिसाइड करते हैं। ठीक है,
और इनको ये भी देखना है, ये भी Okay. देखते हैं कि किस कंट्री में इनके किस रीजन, पर्टिकुलर रीजन्स में इनके यूजर्स ज्यादा हैं, तो ये भी उनको ध्यान में रखना होता है। इंक्रिप्शंस की right. बात कर लेते हैं। डिफॉल्ट इंक्रिप्शंस अभी आप देखोगे तो ये AWS मैनेज्ड की होती हैं, जिनके थ्रू ये डेटा को इंक्रिप्ट करता है। ये सिक्योरिटी में पढ़ाया जाता है इंक्रिप्शन, बेसिकली जो AWS का सिक्योरिटी वाला पार्ट है उसमें बताया जाता है। तो अभी हम डिफॉल्ट इंक्रिप्शन यूज करेंगे और इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो डेली विजिट भी करते रहते हो, इस तरीके की इंफॉर्मेशन इनको दिख भी जाती है, कुछ चेंज होने वाला होता है तो, ठीक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटेलिजेंट टियरिंग कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे भी कर सकते हो आप, जो कि हम यहाँ पर अभी पैटर्न देखेंगे, जो यहाँ पर जाएंगे इसके मैनेजमेंट लाइफ साइकिल में देखेंगे। बट इंटेलिजेंट टियरिंग के लिए यहाँ पर भी आप कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हो। इसके लिए आपको क्रिएट कॉन्फ़िगरेशंस पे जाना पड़ेगा और नेम देना पड़ेगा। कोई प्रीफिक्स जिसको हटाना है आप हटा सकते हो, अदरवाइज आप इसको कर सकते हो आर्काइव एक्सेस टियर्स में या डीप आर्काइव एक्सेस टियर में ले जा सकते हो। ये पैटर्न खुद ही चेक करेगा किस पैटर्न में इनको लेकर जाना है। ये देखेगा कि भाई when enabled, intelligent tiering will automatically move objects that have not been accessed for a minimum of 90 days to this archive access tier। वो खुद ही चेक कर लेगा और ये खुद ही उनको आर्काइव कर देगा। और ये डीप आर्काइव में लेना चाहता है तो 180 दिन बाद वो इसको कर देगा, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिकली प्रोसीजर से अगर करना है तो आप कर सकते हो। एक हम खुद बताएंगे आपको कैसे आप टियर डाउन करना है। वो यहाँ पर सिर्फ 180 दिन का नहीं, कोई दूसरा आप डेट डालना चाहते हो 180 से, आप चाहते हो कि नहीं 3 साल बाद जाके आर्काइव हो, तो वो ऑप्शन मैनेजमेंट में मिलेगा आपको लाइफ साइकिल में, तो उसको भी बताएंगे। अभी हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये ऑप्शंस यहाँ पर भी दिया गया है। सर्वर एक्सेस लॉगिंग भी इनेबल कर सकते हो और इसके लॉग्स आप क्लाउड वॉच में ले जाके स्टोर कर सकते हो। जो भी इसमें काम कर किया जाएगा, कोई जैसे यहाँ पे लिखा गया लॉग रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस टू योर बकेट, जो भी लोग इसको एक्सेस करेंगे किसी भी जगह से, इसका लॉग बनेगा, क्लाउड वॉच पे जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक दिया गया है। क्लाउड ट्रेल डेटा इवेंट्स, मतलब इस बकेट में कोई एक्शन परफॉर्म हुआ, बकेट को किसी ने डिलीट किया, किसी ने इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस किए, इसके लिए एक ये क्लाउड ट्रेल में एक इवेंट्स ये ऐड ऑन कर देता है। लेकिन अब ये इवेंट्स यहाँ से नहीं, डायरेक्टली क्लाउड ट्रेल की सर्विस पे है। तो क्लाउड ट्रेल एक नई सर्विस है जिसको मैं पढ़ाऊंगा, नई नहीं है AWS की बहुत पुरानी सर्विस। क्लाउड ट्रेल बेसिकली क्या करता है, आपके AWS के अकाउंट में कौन क्या कर रहा है। मान लीजिए आपके पास 100 लोग इस AWS अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं, कौन क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कौन कौन सी API कॉल्स हुई है, वो सारा इवेंट से सेव करके रखता है 90 डेज तक, ठीक है। तो ये पूरी सर्विस अलग है, मैं उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा। बाकी इवेंट नोटिफिकेशन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैं अगर करना चाहूँ तो मैं क्रिएट इवेंट नोटिफिकेशन कर सकता हूँ, और यहाँ पर किसी भी टाइप का इवेंट जो भी आपको दिख रहा है, इसको करके आप ना एक नोटिफिकेशंस आप भेज सकते हो उस पे अपने SNS टॉपिक पे। यहाँ पर SNS भी एक सर्विस है, जब बताऊंगा तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर हमने एक SNS टॉपिक बनाया, तो आप पहले SNS टॉपिक बनाना पड़ता है, उसमें मेल ऐड करने पड़ते हैं, फिर वो जितने भी टॉपिक्स रहेगा उसमें जितने भी मेल ऐड रहेंगे उन पे ये भेज देगा नोटिफिकेशन। तो जब मैं SNS बताऊंगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा पूरा। बट यहाँ से आप ये भी आप अपने मेल पे रिट्रीव कर सकते हो कि इस बकेट में कौन सा एक्शन कब परफॉर्म हुआ था। बट अननेसेसरी ढेर सारे मेल आने लगते हैं, इसीलिए ये कॉन्फ़िगर्स नहीं किए जाते। हाँ, कुछ प्रॉपर्टी चेंज वगैरह में किसी ने कुछ किया, उसके लिए कॉन्फ़िगर कर लिए जाते हैं। अच्छा अनिरुद्ध, एक और चीज, मैं बकेट के अंदर बकेट बना सकता हूँ क्या? नहीं, बकेट के अंदर बकेट नहीं। ओके, मतलब ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होगा कि अगर हम ना एक ऐसा बकेट। कोई सिनेरियो नहीं होगा, बकेट के अंदर बकेट नहीं बनता। हाँ, बकेट का डेटा वही सेम डेटा दूसरे बकेट में ले जा सकते हो, ये कर सकते हो। ओके। बकेट एक यूनिक आइडेंटिटी हुई, मतलब आप ऐसा समझो ना इसको, मान लीजिए जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके घर में 5 बकेट है, मतलब ना एक सेम साइज का है, मतलब ये बकेट का नेम ऐसा हुआ ना कि ये मतलब सेम तरीके से सारे लोगों को दिया गया है। मतलब जो भी AWS को यूज करेंगे सारे लोगों को ये सेम नेम की एक चीज दी गई है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा है इसके अंदर सारा। तो मतलब ये नहीं कह सकते साइज कोई नहीं डाला गया कि आपको इतना दे दिया गया। तो मान लीजिए आपके घर में 5 बकेट रखे हो आप, और पांचों की एकदम एकदम बिल्कुल इक्वल साइज है, तो एक बकेट दूसरे बकेट में नहीं जा सकता अगर साइज इक्वल होगी, बिल्कुल। तो राइट कुछ राइट ऐसा ही समझो इसको, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा ही समझो कि मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
और ऐसा कोई सिनारियो भी नहीं है कि बकेट के अंदर कुछ बकेट करने की कभी ऐसी जरूरत पड़ती है। ठीक है हाँ, ठीक है। डेटा वगैरह तो आप मूव ऑन कर सकते हो। इवेंट हम्म नोटिफिकेशन हो गया। अमेजॉन इवेंट ब्रिज कुछ ऑप्शंस देता है, आप किसी कुछ शेड्यूल करना हो आपको बकेट पे, जैसे आपको एक रिपोर्टिंग चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पे, या फिर कुछ सब कुछ डिलीट करना हो, कोई चेंजेस करने हो, तो इवेंट AWS इवेंट ब्रिज भी एक सर्विस है जिसको S3 के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ पे शेड्यूलर वगैरह लगा के कुछ ऑटोमेशन आप स्क्रिप्ट वगैरह रन करा सकते हो। यहाँ पे लिखा है फॉर एडिशनल कैपेबिलिटीज यूज अमेजॉन इवेंट ब्रिज टू बिल्ड इवेंट ड्राइवन एप्लीकेशन टू स्केल यूजिंग S3 इवेंट नोटिफिकेशन, या फिर S3 के ट्रिगर होने पर कुछ किसी ने डेटा को डिलीट किया, उस पर कुछ एक्शंस लेना है आपको, या कुछ शेड्यूल करना, ऐसे बहुत सारे काम आप इवेंट ब्रिज के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ये दूसरी सर्विस है बिल्कुल। ट्रांसफर एक्सीलरेशन, फास्टर डेटा ट्रांसफर करने के लिए आपके पास एक सर्विस दी गई है, ट्रांसफर एक्सीलरेशन। ठीक है, और ये ऑप्शन सभी डिसेबल्ड है क्योंकि इसके लिए एडिशनल कॉस्ट जाती है। और इसके लिए ना ये यूआरएल जो अभी आपको डेटा का जो ये बकेट का यूआरएल मिल रहा है ना, वो एक्सप्रेस करके कुछ यूआरएल्स मिल जाता है, वो तो उसका यूज करके डेटा ट्रांसफर होता है, तो इसीलिए। ऑब्जेक्ट लॉक की बात करोगे तो ऑब्जेक्ट लॉक बेसिकली यहाँ पर क्या किया गया, डिसेबल किया गया। अब ये क्यों यूज किया गया है, कभी कभी हमको जरूरत पड़ती है कि मैं राइट वंस करूँ, रीड में नहीं करूँ। मैं कोई डेटा एक बार राइट कर दिया हूँ, मैं नहीं चाहता ना तो ओवर राइट हो ना तो उसको कोई चेंज कर सके, तो इसके लिए अच्छा। बनाया गया है ऑब्जेक्ट लॉक। ठीक है, इसको इनेबल कर दोगे तो ये काम हो जाएगा। जस्ट इनेबल करना होता है, यहाँ पर आओगे और इसको कर दोगे और इसको कर तो दोगे ये जो एक्नॉलेज। फीचर्स आप बता रहे हो इसके अलग से चार्जेस लगते हैं या मतलब उसी के अंदर इंक्लूसिव होता है ये? नहीं, ये देखिए S3 के चार्जेस कुछ यहाँ पर देखो, ये फीचर्स के अलग से चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन कुछ फीचर्स के लेगा। जैसे कि अभी आपने बोला कि ये इंटेलिजेंट जैसे ट्रांसफर एक्सीलरेशन, इसके लिए चार्ज हाँ। लगेगा। अगर अमेजॉन इवेंट ब्रिज के थ्रू जो कुछ भी ट्रिगर होगा, जो भी एक्शन परफॉर्म होगा, तो वहां के चार्जेस लगेंगे। मतलब अगर कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्म हुआ इससे, कोई और सर्विस यूज की गई, जैसे कि आप बात करोगे, जैसे कि नोटिफिकेशन सेंड करने वाली बात कर लेता हूं, तो नोटिफिकेशन सेंड होगा तो इसका मतलब मेल ट्रिगर होंगे, मेल से चार्ज दूसरे मेल होता है। देकर देकर जाएंगे, तो दूसरी सर्विस ट्रिगर हुई, तो जो भी दूसरी सर्विस के एप्लीकेबल चार्जेस होंगे वो इंक्लूड यहाँ पर लगेंगे, वो सारे लगेंगे। S3 दो ही चार्ज करता है, ध्यान रखना। S3 का चार्ज है पर जीबी स्टोरेज का, और डेटा जो एक्सेस होगा, मतलब आउटसाइड जो डेटा निकलेगा। ओके ओके तो S3 उसके ही चार्ज करता है। ठीक है। आ जाते हैं नीचे, ऑब्जेक्ट लॉक हो गए। रिक्वेस्टेड पे यहाँ पर भी दे सकते हो कि कोई मतलब ट्रांसफर कॉस्ट किसी से पे करवाना है आपको। मान लीजिए एक एप्लीकेशन से यहाँ पर डेटा लेकर आते हैं, तो मुझे कोई ट्रांसफर कॉस्ट लेनी है उनसे, तो मैं कर सकता हूँ, ये इनेबल कर सकता हूँ, और वो ट्रांसफर कॉस्ट उनको देनी पड़ेगी, सेटिंग्स करने पड़ते हैं। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, ये बहुत अच्छा फीचर्स है। आप इसका यूज करके एक स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं S3 बकेट। ठीक है, तो अब इसके आगे कल डिस्कशन होगा। कल S3 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद फिर आपको परमिशन में बहुत सारी चीजें हो गई हैं, इसमें पॉलिसी आपको बतानी है। मैट्रिसेस में आपको दिख जाता है टोटल बकेट का साइज और टोटल नंबर ऑफ बकेट्स। ये थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पर डेटा दिखने में, फिर यहाँ पर दिख जाता है। बाकी क्लास एनालिसिस, कौन सा डेटा है, मतलब क्लास एनालिटिक्स आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आपको ये दिखा देगा कि कौन सा डेटा आपका आर्काइव है, कितना आपका वो है, तो इसके लिए पहले बनाना पड़ेगा ये। ठीक है, ध्यान रहे जो भी डेटा टीयर डाउन होता है या एक्सेस होता है, उसकी आई थिंक उसके भी कुछ कॉस्ट है, ऐसा नहीं कि नहीं लगेंगी कॉस्ट, इसका ध्यान रखना। जब टीयर डाउन किया जाता है तो भी देखना पड़ेगा वो जब कॉस्ट टीयर कितना है। डाउन किया जाता है मतलब समझा नहीं मैं। मतलब एक टीयर से दूसरी टीयर में अगर ट्रांसफर होगा ऑटोमेटिकली, अच्छा तो अच्छा उसके भी ओके कॉस्ट। ओके। स्टैंडर्ड में आपने डीप आर्काइव में किया तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन है कुछ कॉस्टिंग उसकी भी लगती है। ओके ओके। ठीक है, मैनेजमेंट में लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन, रेप्लिकेशंस रूल्स और इन्वेंटरी कॉन्फ़िगरेशन, ये भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट आपको समझना जरूरी है। तो ये सब कल डिस्कशन करेंगे, और कल आई थिंक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक ठीक है। है, बाकी एक्सेस पॉइंट इन्होंने इनेबल किया है, बट ये दूसरे पर्पज है इनका। ठीक है, इसके बारे में इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, आपके लिए जो था यहीं तक था, मैनेजमेंट तक। ठीक है, ओके। ठीक ओके बाकी आप थैंक यू। इम्प्लीमेंट करते रहिए, कोई भी क्वेश्चंस होगा, कुछ एडिशनल चीजें मिले सो ठीक है, आप एक्सप्लोर ठीक कर है, रहे हैं मेरे को तो। ये प्रेजेंटेशन आप शेयर कर दोगे मतलब जो फाइल्स आप हाँ दिखा ठीक रहे है, थे। ठीक है, हाँ, शेयर कर दूंगा अपने किसी को, मतलब तो वो क्या आप इसी में अपलोड करोगे लर्न पिच में या फिर कैसे होगा? नहीं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप लर्न पिच पे कौन अपलोड, इस पे शेयर कर दूंगा आपके मोबाइल।
और मैं देखो जो कुछ भी डेटा वहां पर आपको दिख रहा है ना, वो सब AWS के डॉक्यूमेंटेशन से लिया गया है। तो ड्यूरिंग द डिस्कशन मैं डॉक्यूमेंटेशन भी आपको बताता हूँ कि चीजें कैसे मिलेंगी, जो चीजें आपको रिक्वायरमेंट है, नॉलेज की जरूरत है। मैं जो प्रेजेंटेशन बनाया हूँ उसका, क्योंकि वो देखो PDF में बना है, और वो मतलब उसका एक सिर्फ इतना मतलब था बनाने का कि कोई भी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, एक सिस्टमेटिक वे से डिस्कशन हो जाए। नहीं तो क्या होता है कि ना, आपको सामने चीजें दिखती नहीं, तो कभी कुछ पढ़ा रहे हो, कभी कुछ लेकर गए, कभी यहाँ से वहां कूद जाते हो, तो ऐसा समझ में नहीं आता है। तो वो जस्ट रेफरेंस के लिए मैं फिर भी शेयर कर देता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है उसको शेयर करने में। बट मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप उसको फॉलो करो। आप उससे अच्छा है कि आप ना AWS डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना सीख लो, जो कि आपको ओके। लॉन्ग टर्म के लिए और लेटेस्ट चीजें अपडेट रहेंगी उसके लिए आपको ज्यादा हेल्प करेगा। और वो अभी से अपना आदत डालोगे ना तो बेस्ट हो जाएगा। अभी मुझे कोई भी सर्च करना होता है ना, तो मैं डॉक्यूमेंटेशन पे ही सबसे पहले जाता हूँ, कि वहां पर अच्छा। चीजें तो मिल ही जाएंगी। तो आप भी आप वही पैटर्न डालो करिए। मोबाइल में भी बहुत अच्छे से ओपन होता है, ऐसा नहीं है कि कोई इंटरफेस में दिक्कत है। मोबाइल में बहुत सारी चीजें आसानी से ओपन हो जाती है, और चीजें वहां पर भी आपको दिख जाती है, बहुत अच्छे पैटर्न में ओपन होता है। ठीक है। तो जैसे होता है ना, कभी कभी हम पढ़ रहे हैं, अब कौन लैपटॉप ऑन करे यार, कौन चीज देखे, तो मतलब हम बैठे हैं मोबाइल से ज्यादा फेमिलियर हैं, बैठ गए, ठंडी है, काम कर लिया, या ऑफिस से काम करने के बाद हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो ठीक है, हम कहीं से नहीं मोबाइल में पढ़ रहे हैं, उसमें रोक टोक भी नहीं है, कोई कुछ कह भी नहीं रहा है, जो कुछ भी ओपन हुआ हमारे मोबाइल में ओपन हुआ है। तो ऐसी चीजें फॉलो करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। मैं तो ऑफिस में पढ़ता रहता हूँ डॉक्यूमेंटेशन, नई चीजें जो आती रहती है लिंक्डइन पे या फिर अच्छा। इस पे, क्योंकि पढ़ाना भी मुझे रहता है, और अभी अपने आप को मैं AWS डेवलपर वाले सर्टिफिकेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड चीजें पढ़ता पढ़ता रहता हूँ। तो इसीलिए है कि सिनेरियो ऐसा है सर, आजकल आपको सरवाइव करना है तो आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। अच्छा, अब नहीं आजकल आप भी सिनेरियो अभी ऐसा, ये कर रहे हो AWS डेवलपर वाला? हाँ मैं अभी, क्योंकि मैं सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, एसोसिएट और प्रोफेशनल दोनों कर चुका हूँ, सिसॉप्स मैं कर चुका हूँ, सिर्फ सर्टिफिकेशंस नहीं लिया सिसॉप्स का। मैं मतलब उसका सर्टिफिकेशन भी जाना भी नहीं चाह रहा अभी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ डेवलपर में थोड़ा सा ज्यादा हैंड्स ऑन दूं। क्योंकि जो सिसॉप्स है ना, वो बहुत मतलब वो जो सिसॉप्स का सर्टिफिकेशन है, वो हमारे यहाँ तो है उतना बड़ा इन्वायरमेंट, लेकिन मैं उस वाले इन्वायरमेंट में काम नहीं कर रहा, जहाँ पर आपके ना बहुत सारे AWS अकाउंट मैनेज करने होते हैं, तब सिसॉप्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो उस अच्छा। टाइम पे करना होता है। आपके पास 4-5 अकाउंट मैनेज करना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप नॉर्मली AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या प्रोफेशनल दोनों से काम, उतने से काम हो जाता है। लेकिन उसके अलावा क्योंकि उसमें ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारी चीजें होते हैं, पैटर्न होते हैं ऑटोमेटिकली, उसमें क्या होता है ना, अकाउंट ऑनबोर्डिंग जैसे होता है, हम लोग अकाउंट जाके ऐसे क्रिएट कर रहे हैं, जाते हैं अकाउंट को साइन इन करते हैं, साइन अप करते हैं, डिटेल्स डालते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक ही पैटर्न से वो वहां पर ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन सर्विस होती है, AWS बहुत सारी ऐसी सर्विस होती है ना, वहां से AWS अकाउंट भी क्रिएट होते हैं। तो वो ओके। ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट होता है, तो अकाउंटेंट हम लोग अकाउंट बनाते हैं, उनको ऑनबोर्ड करते हैं। ऑनबोर्ड का मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशन से एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है अपने इस अकाउंट का, यही स्टैंडर्ड का एक दूसरा अकाउंट भी हमारे लिए ऑनबोर्ड हो जाएगा, और हमारे डोमेन के लिए आएगा। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। तो उस टाइम पे भी मैं उसमें काम नहीं हूँ, लेकिन डेवलपमेंट में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें ऑटोमेट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपने आप को मतलब ये डेवलपमेंट में भी देखना चाहता हूँ कि क्या मैं मतलब कितना एक्सप्लोर कर सकता हूँ। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड क्या है कि मैं बहुत पहले जावा वगैरह ना बहुत एडवांस लेवल में पढ़ी है, ऊप्स वगैरह अच्छा। बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने, C++ में बहुत ज्यादा, मतलब BC MCA में ना C++ पे तो बहुत ज्यादा फोकस्ड था। इसके अलावा फिर जावा आया, जावा में भी वही चीज मिला। तो एक जो प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, कि वो हमारे पहले से ही हमारे मतलब पास है। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार AWS को भी एक्सप्लोर करूँ, डेवलपर को देखता हूँ क्या हो सकता है कि कभी काम करूँ और कुछ ऑटोमेट करूँ तो हेल्प कर दे, ओके। ओके। तो इसीलिए एक्सप्लोर कर रहा हूँ। चलिए ठीक है अनिरुद्ध। थैंक चलो, यू। ओके। बाय। You are currently the only person in this